दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूरोपियन देशों ने 19वीं सदी में ज्यूस के साथ क्या किया, पहली बार इजराइल देश के लिए किसने जद्दोजहद किया और इजराइल देश की ज़रूरत ही क्यों पड़ा। पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के यूरोपियन देशों में, जहां धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रवाद तेजी से फैल रहा था। ज्यूज लगभग यूरोप के हर देश में थे, लेकिन किसी भी देश में मेजॉरिटी में नहीं थे। ये वो दौर था जब सारे यूरोपियन देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से फैल रहा था। यहूदियों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और हर बड़े बिजनेस में आगे निकलते गए। आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दो कि ज्यूज को यहूदी बोलते हैं। ज्यूज माइनॉरिटी में होते हुए भी सबसे अमीर लोगों में से थे। खास तौर से वेस्टर्न यूरोप में ज्यूज अपने इकोनॉमिक सक्सेस के लिए मशहूर थे। ज़्यादातर बैंकिंग, फाइनेंस, कॉमर्स के बिजनेस में सबसे बड़े बिजनेसमैन ज्यूज ही थे। उनमें से कुछ फेमस लोग थे जैसे रूथस्चाइल्ड फैमिली, बैरन मॉरिस जी हर्श, डैनियल हिट्जिक, सैमुअल मोंटेगू और न जाने कितने। अगर नाम के उच्चारण में गलती हो तो माफ़ करिएगा। धार्मिक कट्टरता और राष्ट्रवाद की वजह से ज्यूज के खिलाफ सारे यूरोपियन देशों में नफरत फैलने लगा। अलग धर्म के होने की वजह से उनके ऊपर कई तरह के आरोप और प्रतिबंध लगाने लगे। इन देशों द्वारा देश से गद्दारी और देशद्रोह जैसे इल्जाम लगाए गए। यहूदियों के खिलाफ इस विरोध को पहली बार 1879 में जर्मन आंदोलनकारी विल्हेम मार ने एंटीसेमिटिज्म का नाम दिया, यानी यहूदी विरोधी गतिविधि। इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद ये अपना आर्थिक गतिविधि जारी रखे और अपने बच्चों के एजुकेशन पर बहुत जोर दिया। इसकी वजह से इनको हर जगह उच्च पदों पर अवसर मिलने लगा। इसी दौर में 1860 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक यहूदी बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम थियोडोर हर्जल था। ये उस वक्त के बढ़ते राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी माहौल में बड़ा हुआ, जिसका उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और इस माहौल ने उसके अंदर यहूदी देश के सोच को पैदा किया। थियोडोर हर्जल आगे चल के एक बहुत ही नामी पत्रकार और नाटककार बना। यूरोप के देश में यहूदी विरोधी घटनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए यहूदियों का कोई संगठित ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो यहूदियों को हक और न्याय दिलाए। उसी टाइम फ्रांस में एक घटना हुआ जो हर्जल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर डाला और उसके दिल में यहूदियों के लिए एक अलग देश की सोच को पैदा किया। उस घटना को द ड्रेफ्यूस अफेयर्स के नाम से जाना जाता है। 1894 में एक गुप्त फ्रांसीसी सैन्य अदालत ने एक यहूदी अधिकारी कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफ्यूस को जर्मन साम्राज्य को मिलिट्री सीक्रेट देने का दोषी ठहराया। ड्रेफ्यूस को डेविस द्वीप पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जैसे अंग्रेज भारतीयों को काला पानी का सजा देते थे। उस वक्त उनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया जाता था और उस पर अत्याचार किया जाता था। 1896 में हर्जल अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग पुस्तक द यहूदी स्टेट प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना की बात रखी। उनका मानना था कि केवल एक अलग और स्वतंत्र देश ही यहूदी लोगों को उत्पीड़न से बचा सकता है, वो देश जो सिर्फ यहूदियों का हो। 1897 में हर्जल ने स्विट्जरलैंड के बेसेल में पहले जियोनिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया, जहां उन्होंने एक यहूदी मातृभूमि के लिए अपनी विजन को प्रेजेंट किया। इस कांग्रेस ने संगठित जियोनिस्ट आंदोलन शुरू किया और हर्जल को इसका प्रतिनिधि बनाया। हर्जल ने अपनी विजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए अथक प्रयास किया। उसने यहूदी राज्य के लिए एक क्षेत्र सुरक्षित करने के अपने प्रयासों में जर्मनी के किंग कैसर विल्हेम द्वितीय और सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय सहित विश्व के नेताओं से मुलाकात की। हर्जल और जियोनिस्ट कांग्रेस का पहला पसंद फिलिस्तीन था। हर्जल ने ओटोमन अम्पायर के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय से जेरूसलम में यहूदियों के लिए ज़मीन की मांग की। इसके लिए हर्जल ने जर्मन किंग कैसर विल्हेम से भी सिफारिश किया, लेकिन अब्दुल हमीद ने फिलिस्तीन में ज़मीन देने से मना कर दिया। वो फिलिस्तीन के लोगों की ज़मीन यहूदियों को देकर फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी अफ्रीका में युगांडा में एक यहूदी बस्ती का विचार प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव पर छठी जियोनिस्ट कांग्रेस में इसे कुछ समर्थन मिला था, लेकिन इसे हर्जल और जियोनिस्ट आंदोलन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अब्दुल हमीद ने जेरूसलम में ज़मीन देने से मना करने के बाद हर्जल ने सिनाई पेनिनसुला को यहूदी मातृभूमि के लिए एक संभावित स्थान के रूप में माना। उन्होंने सिनाई में भूमि अधिग्रहण के विचार का पता लगाया। इसके अलावा हर्जल ने अर्जेंटीना में यहूदी मातृभूमि स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया, लेकिन हर यूरोपियन देशों ने इसे ज़मीन देने से मना कर दिया। थियोडोर हर्जल का 1904 में 44 की आयु में निधन हो गया। उसके बाद यहूदियों का अपने देश के लिए आंदोलन जारी रहा और जितने भी बड़े और अमीर यहूदी थे सबने हर तरह से इस आंदोलन का साथ दिया। 1917 में फिलिस्तीन पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। 1920 में एक संधि के तहत पूरा फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर में हो गया और फाइनली 1948 में ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। यहीं से इजराइल देश अस्तित्व में आया और आज का दिन है कि एक तरफ वो यूरोपियन देश है जो इजराइल की क्रूरता का समर्थन दे रहे हैं, जिन्होंने ज्यूज को उनको अपने ही घर से मार के निकाला, और एक तरफ वो फिलिस्तीनियन है जिनके ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा करके उनको ही मार रहा है। असल में तो यही यहूदियों को यूरोपियन देशों से अपना देश मांगना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और कुछ नया सीखते रहें।